क्लास 9th चैप्टर 4 और जिसका नाम है बेकारी। ये CRT है और यह एक वीडियो सीरीज है। इस सीरीज के माध्यम से हम इसे मतलब अपनी टूटी फूटी भाषा में रिकॉर्ड करके इसे लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला है बेकारी यानी बेरोजगारी। रोजगार एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए अपने साधन अर्जित करता है, अर्थात साधन नगद अथवा वस्तु के रूप में हो सकता है और और यही अर्जित शायद उसकी आमदनी कहलाती है। जो व्यक्ति ऐसा क्रियाकलाप करने में असफल रहते हैं उसे बेकार या बेरोजगार कहा जाता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि रोजगार जिसे हम बोल सकते हैं कि अपनी जीवन की आर्थिक चीज़ों को जिससे हम अर्जित करते हैं, जो काम करने के बाद हमें आर्थिक चीज़ें जो हमें नीड होती है वो मिलती है। यानी एक ऐसा क्रियाकलाप है जो जीवन यापन के लिए क्या करती है, साधन अर्जित करता है। एक की तरह से बोल सकते हैं कि रास्ता देती है कि ये हमें मतलब जीवन ये करेंगे तो हमारे जीवन चलेगी, ठीक है। अर्थात यह साधन नगद हो सकती है या फिर मुद्रा के रूप में हो सकती है, यानी कि पैसे मतलब नगद पैसे मिलेंगे या फिर वस्तु मिलेंगे। जैसे कोई काम आप किए हैं तो वहाँ पे आपको मतलब पैसा ना देकर कुछ चीज़ें आपको वस्तु के रूप में ही दे सकते हैं, तो ये नगद भी हो सकता है और इसे वस्तु के रूप में भी दे हो सकता है। और यही अर्जित जो साध्य होता है, यानी यही जो अर्जित वस्तुएं होती है उसे हम आमदनी कहते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति करने में असफल रहता है वह हम बेकार या बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। अगला है कि बेकारी या बेरोजगारी जो होता है उसके बीच गरीबी का बहुत अच्छा संबंध है, यानी एक दूसरे से बहुत ही मतलब मिलती जुलती है। क्योंकि अगर यदि आप बेरोजगार हैं, अगर यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली है कि आपके अंदर मतलब आपके यहाँ गरीबी होगी। क्योंकि जब काम नहीं होगी तो आपसे जो आर्थिक चीज़ें होगी, आपके पास जो होगा वो आय की साधन बंद हो जाएगी, आय का स्रोत बंद हो जाएगी। और कब तक आप अपनी मतलब बोल सकते हैं सेविंग को खर्चा कर पाएंगे, है ना। तो जहाँ पर बेरोजगारी है वहाँ पर गरीबी देखी जाती है। अर्थात ये हम बोल सकते हैं एक वर्ड में कि बेरोजगारी जो है बस समानुपाती है गरीबी की। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये है। और जब व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा हो और उसे मनपसंद कार्य नहीं मिलता पाता हो तो वह बेकारी का दंश झेलते हैं। और ये आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि उसका मन में काम करने का इच्छा हो कि हमें काम करनी है, परंतु उसे काम मिल नहीं रही है कहीं उसके अनुसार मनपसंद जो वो चाह रहा है, जिस प्रकार के जिस इन्वायरमेंट में वह रह के अपना काम को करना चाह रहा है वह मिल नहीं रही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वह बेकारी का ही दंश में झेलते हैं और बेकारी का जीवन ही जी रहे हैं। और आगे कहता है कभी कभी इच्छा अनुसार काम को नहीं मिलना भी बेकारी। कैसे कि मान लिया जाए कि सपोज कि आप एक इंजीनियर हैं और आपको इंजीनियर की डिग्री कर रखी है, परंतु आपको काम तो है लेकिन वह इंजीनियरिंग नहीं है। आपको मतलब कि बोल सकते हैं एक मजदूर के रूप में काम करना पड़ रहा है। आप इंजीनियर कर रखे हैं, आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास योग्यता है कि इंजीनियर की अगर दी बात जहाँ होगी इंजीनियर की अगर दी कहीं ज़रूरत है मैं कर सकता हूँ, आई एम ऑल्सो डू इट। बट आपके पास मतलब आपकी जगह पर आपके जहाँ रह रहे हैं आपकी इन्वायरमेंट में आपके क्षेत्र में इंजीनियर की जगह पे नहीं है, इंजीनियर वहाँ चाहिए ही नहीं। तो आपको मनपसंद काम मिल नहीं रही है परंतु आप विवश हैं अपने अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए, अपने आर्थिक चीज़ों को पूर्ति करने के लिए आप मजदूर भी कर रहे हैं। तो वह भी एक बेकारी या बेरोजगारी का ही दंश है, यानी वह भी एक अंश है कि अगर दिन मनपसंद काम नहीं मिल रहा है तो वह बेरोजगारी का ही एक बोल सकते हैं कि हिस्सा है या फिर पार्ट है, ठीक है। आगे बताते हैं। और यह जो है वह भारत और बिहार में काफ़ी देखी जाती है इन चीज़ों को, और जिसका विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। इस बेकारी की समस्या को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र के प्रायोजित किए गए हैं अनेक कार्यक्रम राज्य के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, जिस पर विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे कहने का अर्थ है कि इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रख के मतलब भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा काफ़ी बोल सकते हैं कि कार्यक्रम चलाए गए, काफ़ी योजना चलाए गए हैं, जिसको हम आगे हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया नरेगा, हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, काफ़ी है नरेगा, बहुत सारे योजना हम आगे देखेंगे। और फिर
आगे ये सभी चीज़ें भी देखेंगे कि कितने लोग मतलब किस किस उम्र के लोग को हम बेरोजगार कह सकते हैं। क्या बच्चे भी हैं तो वो बेरोजगार का ही कैटेगरी में आएगी? तो ऐसी चीज़ें नहीं है, उसे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक है उद्देश्य। भारत में बेरोजगारी का एक विकराल समस्या है। देश में बेकारी का क्या स्वरूप है और यह कितने प्रकार की है, यह जानना आवश्यक है और जानकारी के आधार पर ही हम दूर करने का उपाय सुझा जा सकते हैं। और विकसित या विकसित राष्ट्र में पाए जाने वाली बेकारी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए इसके निराकरण हेतु अपनाए गए उपाय भी दोनों ही राष्ट्रों से भिन्न होती है। जैसे देखिए कि अगर यदि आप जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस राज्य में आप निवास कर रहे हैं, वहाँ किस प्रकार की बेरोजगारी है, किस तरह की बेरोजगारी है, किस कारण से बेरोजगारी है और आखिरकार बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी हम देखते हैं। अगर आप इसे समझेंगे तभी उनका आप निराकरण भी कर सकते हैं। बिना समझे आप उनका निराकरण नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए किस वजह से बेरोजगारी है, शिक्षित के कारण बेरोजगारी है कि प्रशिक्षित के कारण, बहुत सारे हैं। मतलब कि जनसंख्या के कारण बेरोजगारी है, अनेक प्रकार की। तो आप उसे जब अपनी चीज़ों को, अपने जगहों की बेरोजगारी के बारे में समझ जाएंगे तो आप इसे उसका निराकरण ऑटोमेटिकली आप कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हम विभिन्न प्रकार के देशों में बेरोजगारी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई विकसित देश है, कोई अल्प विकसित देश है, कोई विकासशील देश है, तो उन समय की बेरोजगारियाँ भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए भारत एक विकासशील देश है तो भारत की बेरोजगारी, और मान लिया जाए एक जापान है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, अनेक प्रकार के जितने भी विकसित की कैटेगरी में आती है देश है, उन सभी की बेरोजगारी भिन्न होती है। दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और इसी विषय वस्तु को अध्ययन में भारत जैसे विकासशील देश और बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है जिसका मूल समझना नितांत आवश्यक है और जिसके निराकरण के लिए सही उपाय एवं नीति अपनाए जा सके। और इन सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो भारत जैसे विकासशील देश है, बिहार के जैसे गरीब राज्य को अगर उनकी बेरोजगारी को आपको ढंग से समझनी है और उसको निराकरण वास्तविक रूप से करनी है तो आप उसे मूल, जहाँ पे उनकी जड़ है, आखिरकार बेरोजगारी है तो है, इसकी वजह क्या है, मूल वजह को अगर आप पकड़ पाएंगे तो उसका निराकरण आप इजीली कर पाएंगे और इजी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में यह कहा गया है कि बेकारी के विभिन्न रूपों को बारीकी से समझकर ही इसका निदान का पता लगाया जा सकता है। यही है इनका उद्देश्य। अगला अब है बेकारी का परिभाषा। जैसे देखिए बेकारी एक आर्थिक समस्या है, ठीक है, जिसका गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। अर्थव्यवस्था में व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है, ठीक है, किंतु उसे काम नहीं मिले तो उसे बेकार या बेरोजगार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काम चाहने वाले व्यक्तियों की इच्छा और योग्यता होने पर भी जब वह प्रचलित मजदूरी पर काम करने पर भी, काम कर रहने पर भी नहीं मिल पाए तो ऐसी स्थिति को हम बेकारी स्थिति कहते हैं। या तो यह इसकी धारणा दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है। जैसे देखिए क्या है, मान लिया जाए बेकारी हम कहेंगे किसे, बेकारी वास्तविक रूप से क्या है, बेकारी हम उस मान लिया जाए कि उसे कहेंगे जबकि आप ओरिजिनली में बेरोजगार हो। जैसे कि कोई व्यक्ति है और यहाँ की मान लिया जाए अभी की इस जनरेशन में मजदूरी मान लिया जाए 400 से 500 रुपया है और आप 400 रुपया में प्रचलित मजदूरी है, परंतु आप 400 रुपया ना मांग के उसे आप कह रहे हैं कि आप हमें जब तक ना 600-700 रुपया देंगे तब तक आपका मजदूरी नहीं करेंगे। तो ये आपके कारण से आप बेरोजगार हैं, ना कि इस क्षेत्र के, इस देश के कारण। क्योंकि आप जो प्रचलित मजदूरी है उस आधार पर अगर आप काम करना चाह रहे हैं और काम आपको नहीं मिल रही है तब हम बेरोजगार कहेंगे। और अगर यदि आप पैसा जितना मान लिया प्रचलित मजदूरी है उनसे आप अपने मन से बढ़ा के मांग रहे हैं, जैसे 400 रुपया आप 600 रुपया मांग रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली एक ही चीज़ें आपको नहीं मिलेगी काम। क्योंकि अगर यदि आपके मतलब आपको रखने पर उसे 200 रुपये घाटा होगा तो क्यों नहीं वो दूसरे को रख लेंगे, है ना। तो इसलिए आप
उसे बेरोजगारी का नहीं कह सकते हैं। हाँ, बेरोजगारी तभी होगी जब आप प्रचलित मजदूरी पर भी काम करना चाह रहे हैं परंतु आपको नहीं मिले, ये मनपसंद काम ना मिले, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर पावर है और आप करने की इच्छा भी रखते हैं परंतु आपको काम नहीं मिल रही, तब उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, तो इनकी दो धारणा है, पहला है कि काम खोजना और दूसरा है काम के लिए उपलब्ध रहना। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, जिससे देखिए आकाश की माँ है, जिसका माँ आकाश की माँ सीता देवी अपने घरेलू कामकाज के लिए बच्चों को देखभाल तथा खेती के कामों में अपने पति किशन की मदद करती थी। ठीक है, जैसे आकाश की माँ सीता देवी अपने घरेलू कामकाज और खेतों को देखभाल तथा खेती खेती के काम में पति अपनी किशन के लिए मदद करते थे। आकाश का भाई एक जीतू है और उसका बहन एक सीतू है। अपना समय खेलने में मिलने में बिताते हैं। क्या आप सीता और जीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं कह सकते? तो आखिरकार अब हम इसको बताते हैं। देखिए, बेकारी उस परिस्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम का इच्छुक लोग रोजगार नहीं मिलता है हो, तब उसे हम बेकारी कहेंगे। ये हम समझ चुके हैं। सीता देवी की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। ठीक है, और जीतू सीतू अभी छोटे हैं, जिनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती है, और ना जीतू और सीतू सीता देवी को बेकार या बेरोजगार कहा जा सकता है। देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से एक घर की कहानी है, एक परिवार की कहानी है, जिसमें कि एक परिवार है जो कि सीता देवी की और उनके दो पुत्र हैं, जीतू और सीतू, जो कि एक छोटे बच्चे हैं, और एक है उनका पति जो किशन नाम है उनकी। और सीता देवी जो है वो अपने पति के कामों में थोड़ी बहुत हाथ बटाते हैं परंतु ये दोनों क्या करते हैं? नहीं करते हैं। मान लिया जाए बच्चे हैं तो क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन है हमसे आपसे कि क्या ये दोनों बेकार या बेरोजगार के मतलब श्रेणी में रहेगी? तो इसका अर्थ है नहीं। देखिए, महिलाएं जो है, महिलाएं भी बेरोजगार होंगी, वो उनकी भी लिए भी जैसे मतलब कि बेरोजगारी होती है, वह भी बेरोजगार की श्रेणी में आएगी। ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं हैं तो उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे, उसे भी बेरोजगार कहेंगे। परंतु अगर देखो इच्छा मतलब इच्छा है काम करने से, तब हम पहले बता चुके हैं कि प्रचलित मजदूरी रहने के साथ साथ उनका इच्छा भी होनी चाहिए कि वो मजदूरी करे, कमाए, तब हम बेरोजगार कहेंगे। अगर दी सब चीज़ें मिल रही परंतु हमें काम करने की इच्छा ही नहीं है तो हम उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे, वो बेरोजगार नहीं है, इच्छा होने पर ही बेरोजगार कहेंगे। और जहाँ तक कि जीतू और सीतू की बात है तो वह बच्चे हैं, वह अभी इतना मतलब उनकी उम्र इतनी उम्र भी नहीं हुई है कि वह हम उसे बेरोजगार की जनसंख्या में मजदूरी की जनसंख्या शक्ति में उनसे काउंट कर सके। ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट के मतलब कि कितनी होते होगी ना, कि मान लिया जाए कितनी से कितनी उम्र को हम बेरोजगार की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि 15 से 59 वर्ष के जितने भी इनके बीच के जितने भी लोग हैं उसे हम बेरोजगार कहेंगे। परंतु बेरोजगार वह तभी कहलाएगा जबकि अंदर वह काम करने की उनके अंदर इच्छा हो और उसे काम नहीं मिल रही हो, तब हम उसे बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब है आकाश की भाई और बहन जीतू और सीतू इस आयु वर्ग से नहीं आते हैं, इसलिए उसे बेरोजगार नहीं कहा जाता। आकाश की माँ सीता देवी बेरोजगार नहीं कहा जाता क्योंकि घर के बाहर करने में एक काम करने में इच्छा नहीं जताते हैं। और जहाँ तक कि दादा दादी की बात है तो और नाना नानी को उनका वर्णन इसमें किया नहीं गया है। परंतु अगर यदि 59 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति हो चुकी है तो उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे क्योंकि वह एक वृद्ध जनसंख्या शक्ति में काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो 15 से और 59 से के बीच जितने भी व्यक्ति होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, भारत तथा बिहार राज्य में वर्तमान में श्रम शक्ति प्रतिशत सारणी एक दिखाई गई है जो कि बहुत ही पुराना डाटा है, उसको आप थोड़ी सी करंट डाटा को देख लें। अब हम देखेंगे अगला कि बेरोजगारी का प्रकार। तो बेरोजगारी किसी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, और हमारी श्रम शक्ति का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है इस समस्या के अंतर्गत। जैसे बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या के साथ साथ बड़ा ही विकराल और बड़ा ही खतरनाक समस्या होती है किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, किसी समुदाय के लिए। और
ये अगर जिसके अंदर ये समस्या आ जाती है उसके अंदर अपने जो संसाधन है, अपने जो मानव संसाधन है, उनका श्रम जो है, उनकी श्रम शक्ति को समुचित रूप से प्रयोग नहीं हो पाती है। जैसे भारत जैसे देशों में बहुत से लोग बैठ के समय गुजार देते हैं क्योंकि उनके काम करने की इच्छा है परंतु उनको काम नहीं मिल रहा है। तो उनके अंदर जो एबिलिटी है काम करने की, शक्ति है काम करने को, समय के साथ गुजरते जाएंगे, समय के साथ घटते जाएंगे और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और उनकी जो आर्थिक चीज़ें हैं वह भी उसे मिल ही रही है। जैसे मान लिया जाए खाने हैं तो खाना वह ले रहा है परंतु उनकी मान लिया उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं परंतु उनसे जो प्रॉफिट है वह नहीं ले पा रहे हैं। तो उसमें श्रम शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग वह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, भारत एवं बिहार के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के में प्राकृतिक अंतर पाया जाता है जो कि मुख्य रूप से इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। और एक चीज़ और गांव और शहर की जो बेरोजगारी है उन दोनों में भिन्नता होती है कि आखिरकार गांव के लिए अलग बेरोजगारी है और शहर के लिए अलग बेरोजगारी है। जैसे देखिए अभी आपको बताते हैं, पहला है ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा है शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी है उसका 3 रूप होते हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा है छिपी हुई बेरोजगारी, तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे कि छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों बहुत ही मतलब कि मिलते जुलते हैं, यानी दोनों को ही छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत हम रह सकते हैं। ठीक है, फिर है शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी जो क्या होती है, शहरी बेरोजगारी के अंदर भी 3 को होती है जो कि शिक्षित बेरोजगारी होता है, औद्योगिक बेरोजगारी होता है और तकनीकी बेरोजगारी होता है। ठीक है, और इसके सारणी में एक सारणी दी गई है जो कि भारत और बिहार के ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी का दर दिया गया है जो कि बहुत ही पुराना डाटा है। उनको आप क्या करेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को लेटेस्ट कर लेंगे, चीज़ों को थोड़ी सी लेटेस्ट वाली चीज़ों को सर्च कर लेंगे गूगल से और उसको आप ऐड कर देंगे, है ना। और एक चीज़ इसमें यहीं पर बता दें कि आप थोड़ी सी पंचवर्षीय योजना के विषय में थोड़े से जान लें। और पंचवर्षीय योजना में क्या होती है और वह कब से कब तक पहली चली थी, दूसरी, तीसरी, इन सभी के अंतर्गत चीज़ें मतलब थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर चीज़ों एग्जामों में हम इन सभी प्रश्नों को देखते हैं, तो इसलिए थोड़े से पंचवर्षीय योजना को देख लें। सबसे पहला है ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत हमें 1 नंबर में 3 को देखे थे। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है, मौसम में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न बेकारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को, ये बेकारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। खेती के मौसम में काम मिलना और खेती के मौसम में काम ना होने के कारण काम ना मिलने की स्थिति को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर करता है जो हमेशा परिवर्तित होती रहती है और जिसके कारण हम सूखा या बाढ़ को भी देखते हैं। जैसे देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और कृषि प्रधान देश जब है ये, तो इसमें मौसम के तहत काम मिलती है और मौसम ख़त्म हो जाती है, काम बंद हो जाती है। जैसे देखिए सपोज आप बोल सकते हैं कि इसे भाद्रो वगैरह, आश्विन वगैरह या मतलब इन सब माह में मतलब कि सपोज बोल सकते हैं कि अगस्त सितंबर की जो समय होती है, अगस्त के लगभग, ठीक है, अगस्त में यहाँ बिहार में धान रोपा जाता है। सपोज एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो धान रोपने के अंतर्गत क्या होती है कि उसमें काम है उस समय बहुत अधिक आ जाती है हम लोगों के बीच। मान लिया जाए कि बहुत सारा काम खुल जाती है, परंतु जब ये समय गुजर जाती है, मतलब कि जब काम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, मतलब बरसात ख़त्म हो जाती है, धान रोपना ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर काम बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर एक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है जिसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और यह मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि कृषि पर ही ये मुख्य रूप से ये बेरोजगारी देखी जाती है क्योंकि ये कृषि में ज़्यादातर होती है। और मौसम के अनुसार जो बेरोजगारी
होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और भारत की कृषि एक मौसमी व्यवस्था है, चूँकि कृषि कार्य विभिन्न चरणों में बटा होता है, जैसे कि रोपनी हो गया, पटौनी हो गया, कटनी हो गया, निकौनी हो गया। इन सबों के लिए समय समय पर काम खुलती है और ये हो जाने के बाद इसके काम की क्या होती है, ये वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण एक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। और कृषि के प्रत्येक चरण के पश्चात कृषि मजदूर बेकार बैठ जाते हैं, क्योंकि गांव में इस समयावधि के लिए कृषकों के पास अन्य वैकल्पिक काम नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जो कि हम आपको डिस्कस कर छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी, जैसे हम शुरू में ही आपको बताएं कि छिपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी लगभग सेम ही होती है, मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है, यानी एक दूसरे के नाम में ही चेंज होती है। परछन बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होती है, उसके पास भूखंड होता है जहाँ उसे काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत कामों में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोग की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं। इसी 3 लोग के अतिरिक्त हैं, ये तीनों उसी खेत में काम करते रहते हैं जिस पर कि 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में वृद्धि नहीं करता है, यानी कि उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। अगर उन 5 के में से 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं होगी। खेत में 5 लोग के काम की आवश्यकता है और 3 लोग अतिरिक्त लोग परछन यानी अदृश्य रूप लगे रहकर नियोजित होते हैं। परछन बेरोजगारी या सीमांत परछन बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, देखिए, परछन या परछन का अर्थ होता है अदृश्य, जो कि दिखता नहीं है, उसे हम परछन कहते हैं, और इसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो क्या अदृश्य और छिपी हुई बेरोजगारी एक ही नहीं है? थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों एक ही है। और इन दोनों के माध्यम से क्या होती है कि मान लिया जाए एक खेत है, उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि सपोज 5 लोग होंगे यहाँ पर दिया गया है, तो उसी के आधार पर हम डिस्कस करते हैं कि एक खेत है, उनमें 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और 3 लोग एक्स्ट्रा उसमें आगे काम कर रहे हैं, जैसे कि उसके पास कुछ नहीं काम है, तो चलो कुछ नहीं है तो हाथ ही बटाते हैं, अपने काम को ही करते हैं, अपने घर का ही काम है तो करते हैं। तो परछन या छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से खेतों को कामों में अक्सर देखी जाती है। मान लिया जाए कि एक खेत है, उनमें 5 लोग काम कर रहे हैं, की आवश्यकता है, मूल रूप से 5 लोगों की आवश्यकता है, परंतु उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, 3 लोग बेकार लगे हुए हैं। अगर यदि उनको हटा भी दिया जाए तो उनकी उत्पादकता में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यदि 5 लोग में जितना काम उपज होगी उतना 8 लोग से ही होगी, परंतु 3 लोग फिजूल में वहाँ पर खट रहे हैं, समय को मतलब बोल सकते हैं कि सेव कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि मतलब थोड़ी सी कम लोगों पर, जैसे कि मान लिया जाए 8 लोग काम तो करेंगे, 8 लोग, 3 लोग बेरोजगार उसमें लगे हुए हैं, परंतु वहाँ पे जब 5 लोग करेंगे तो समय अधिक लगेगी और उन्हें थकान ज़्यादा होगी, मजदूरी अधिक करनी पड़ेगी। परंतु 8 लोग हैं तो उसमें कम समय लगेंगे, परंतु मजदूरी जो होगा, शक्ति होगा, श्रम शक्ति वह कम लगेगी, इसीलिए वहाँ पर लग जाते हैं। लेकिन ये 3 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हैं उसे हम बेरोजगारी के ही कैटेगरी में रखेंगे, ये होती है। और ये जब हम होती है तो परछन बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता जो होती है वह शून्य हो जाती है। जैसे कि जितने भी बेरोजगार होती है, 3 लोग जो इसमें बेरोजगार हम लगे हुए थे, उनकी उत्पादकता हम कहेंगे तो बस 0 काम की है, उनके लिए कोई वो उनकी श्रम से कोई फायदा हुआ ही नहीं है, तो उसकी उत्पादकता क्या है, 0 ही है ना। तो ये हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, परछन या छिपी बेरोजगारी के कैटेगरी में रखते हैं। फिर है शहरी बेरोजगारी। दूसरा कैटेगरी हम क्या देखे, पहले थे ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा है शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में शिक्षा सुविधाओं के प्रसार या दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात पढ़े हुए लोग जब रोजगार नहीं मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षित बेरोजगारी की संज्ञा देंगे। जैसे कि आज मैट्रिक, स्नातन और स्नातकोत्तर डिग्री के अनेक युवा युवियाँ, मतलब बोल सकें युवतियाँ
रोजगार पाने के लिए असमर्थ है, जो कि शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल है और यह बिहार के में काफ़ी देखी जाती है। जैसे देखिए कह रहा है कि शिक्षित सुविधाओं को दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, जैसे कि अभी का ही देख लें तो मान लिया जाए हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री होनी चाहिए, चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि क्या करते आप पीछे चीज़ों को भूल जाएंगे तो वो आप आगे जो काम कर रहे हैं वो आप उनसे इंस्पायर्ड होकर करते हैं। क्या वे लोग गलती किए थे जो कि हमें अभी नहीं करनी थी और नहीं करनी है, परंतु उतनी डीप जाना ये कहीं का मतलब क्या है, उचित नहीं देखी जाती है, परंतु ठीक है। तो यही कहता है कि आप उसके जगह कुछ जो कि लोग अभी यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री को डीप में ना जाके कृषि कार्यों को अगर यदि आप अधिक उनको पढ़ाया जाए बच्चों को तो वो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि आप उनको ज़्यादा महत्व दीजिए जो कि आपके दैनिक जीवन में उपयोग हो, जो कि आपको हेल्प करे किसी काम को करने में, तो वो दोषपूर्ण शिक्षा ही पद्धति ही कहलाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा सुविधाओं को यानी कि दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति को कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, और जब पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूमते हैं, बहुत सारी डिग्रियां कर रहे हैं परंतु उसे बोल सकते हैं रोजगार नहीं मिलती है, तो वो एक बेरोजगारी का ही कैटेगरी में रखी जाएगी। फिर है औद्योगिक बेरोजगारी, जिसे हम एआई टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, औद्योगिक बेरोजगारी यहीं पर आती है। वर्तमान दौर में औद्योगिक विकास के दौर है और औद्योगिक प्रचार का प्रसार ढांचा आधुनिक तकनीकी पर आधारित होने के कारण मानव श्रम शक्ति का उपयोग कम होता है। इसके फलस्वरूप औद्योगिक बेरोजगारी की पनपती है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति बेरोजगार प्राप्ति हेतु शहर के लोग और आते हैं, परंतु उसे उन्हें यहाँ भी रोजगार नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में छंटनी भी बढ़ती जाती है। मस्कुरन व्यवस्था में तेजी से जारी किया जाता है, जिससे कि औद्योगिक बेरोजगारी की संख्या शहरी में क्षेत्रों में बढ़ रही है। कहने का अर्थ ये है इसमें कि अब आप देखते हैं कि अधिक से अधिक चीज़ें आप मशीन से होती जाती है। मनुष्य की आवश्यकता बहुत कम रह चुकी है। मनुष्य की वहाँ पर काम करने की समय अधिक लगता है। वो बोल सकते हैं कि जितने अच्छे तरीके से मनुष्य मतलब मशीन कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से मनुष्य नहीं कर सकते हैं। सपोज एक वस्त्र के ही काढ़ने की बात किया जाए, बुनने की बात किया जाए, तो जितने वक्त में मशीन कर दे उतनी वक्त में तो मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी आजकल हाई हो चुकी है। तो इसी कारण से, इसी उद्देश्य से वहाँ की जो मालिक है, वहाँ की जो उनकी जो बोल सकते हैं कि उसका जो हेड है वो अपने आप के लाभ को देखेगा। मान लीजिए जाए आप कितने अच्छी तरीके से बना लेते हैं उसको आप वो नहीं देखेंगे, आप वो ये देखेंगे कि आप कितने कम समय में कितने अधिक चीज़ों को बना देते हैं। वो इस उद्देश्य से आपको कामों में रखेंगे। और जिसमें मनुष्य असमर्थ है, क्योंकि ये मशीन होती है यार, और हम लोग एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन की एक अलग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। इन दोनों में बहुत अंतर आती है, परंतु मनुष्य ये नहीं सोचते हैं और ज़रूर मतलब बोल सकते हैं कि अपनी मशीनों से ज़्यादातर आप काम करने जाने हो जाती है और मशीन को ही प्राथमिकता मिल गई है अभी के दौर में। और यह प्राथमिकता ज़्यादातर कहाँ देखी जाती है, शहर में। और गांव के लोग शहर जाते हैं कि हमें रोज़गार मिले, परंतु वहाँ भी मशीन के द्वारा अक्सर काम कर ली जाती है। और उसमें भी छटनी होने लगी है। छटनी होने लगी है क्या कि मान लिया जाए कि एक लोग हैं, ठीक है, वह एक पुराने ख्यालात के लोग हैं, उन्हें अभी की मशीन क्या होती है, ये टेक्नोलॉजी क्या, उन्हें पता ही नहीं है और वह काम कर रहे हैं। परंतु मशीन क्यों आ गई है, चीज़ें अब मशीन के द्वारा होने लगी है और वो मशीन की बात नहीं जानेंगे, मशीन की चीज़ों को नहीं समझेंगे, मशीन क्या होती है, कैसे चलती है, वो नहीं जान पा। तो वो उसे हम क्या करें, उसे क्या करते हैं, मतलब कि फैक्ट्रियाँ से उसे निकाल दी जाती है। क्या मान लीजिए आप किस काम के, आपको बिठा के हम तनख्वाह नहीं दें भाई, आप मशीन के विषय में जानते नहीं हैं कुछ, तो वह उसे वहाँ पर निकाल दी जाती है, जिसे हम छटनी कहते हैं। ठीक है, फिर है तकनीकी बेरोजगारी। वर्तमान समय में तकनीक के परिवर्तन फलस्वरूप इस तरह की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। आधुनिक युग में नए नए तकनीक का कारण
पूर्व में कार्यरत कर्मियों को छँटाई की जाती है। कपड़ा मिलों में बड़ी संख्या में हैंडलूम बुनकरों को बेकार बना दिया है। और देखिए, अभी के दौर तकनीक का दौर है, जिसे हम बता सकते हैं मशीन के द्वारा, और यह अनेक प्रकार की तकनीकी होती है। और जब ये तकनीकी डेवलप हो जाती है, चीज़ें आ जाती है ग्रामीण मतलब ज़मीनी स्तर पर पहुंच जाती है, तो वहाँ पर उस समय पहले से कार्यरत व्यक्तियों को जो मनुष्य द्वारा की जाती थी उसे हटा दी जाती है। और अगर यदि आप चीज़ों को समय के साथ नहीं बदलेंगे तो शायद आपको भी ये समस्या झेलनी पड़े। तो आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को क्या कीजिए, तकनीकी के साथ जोड़िए। ऐसा नहीं कि पूरे पुराने ख्यालात के अगर आप लोग बने रहेंगे तो आपको इन सभी समस्याओं से जुड़े रहेंगे, और इससे एक बेरोजगारी पनपती है, जिसे हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कपड़ों की मिलों में बड़ी संख्या में हैंडलूम बुनकरों द्वारा हाथ से क्या किया जाता है, कपड़ा बुनी जाते हैं, परंतु अब मशीन आ गई है, चीज़ें बहुत जल्दी हो गई है, फास्ट हो गई है, सुंदर हो गई है। तो इन सभी उद्देश्यों को से वहाँ की जो मजदूर है, अभी का मजदूर है, उसे हटा दी जाएगी, ठीक है, और हटा दी जाती है। जैसे कि बिहार के भागलपुर, गया इत्यादि जिलों में मशीन द्वारा उत्पाद के कारण वहाँ के हैंडलूम को हटा दी गई है। तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत यह भी देखा गया है कि एक और तकनीकी की कुशलता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की भी कमी है। यानी कि आप उनकी तकनीकी को अगर यदि आप सीख लेंगे तो आपको वहाँ से नहीं हटाएगी। मशीन कैसे चल रही है उसको अगर यदि आप जानते हैं तो आप शायद नहीं हटे। तो इन सभी कारण से आप अपनी तकनीकी को जोड़िए, तकनीक के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। फिर है एक कहानी है, और एक बच्चे को किस प्रकार को कहानी से समझेंगे। देखिए, एक गांव की कहानी के द्वारा हम बेकारी के विभिन्न प्रकारों के बारे में बतलाते हैं। बिहार का एक गांव है जिनका नाम है गोविंदपुर। यह नवादा जिला का एक प्रखंड है। ये काफ़ी पुराना प्रखंड है जिसकी सीमाएं झारखंड राज्य से सटी हुई है। इस गांव की विशेषता यह है कि यहाँ एक बरसाती नदी है जिसका नाम सकरी नदी है। कृषि के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है। यहाँ गांव में नहर है, आहर है, पैन है, झरना, डैम इत्यादि से सिंचाई होती है, और सिंचाई का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। गांव में बिजली है परंतु बहुत कम आती है, बहुत कम समय के लिए, एक आधे घंटे ही रहती है, वह भी पूरे गाँव में नहीं है, ठीक है। इस गांव की आबादी लगभग 8,000 है, जिसमें सभी जातियों का मिश्रण है। और गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, और कृषि मजदूरी में एक छोटे व्यापार विभिन्न प्रकार का व्यापार है। गांव का एक परिवार के मुखिया का नाम रामधनी है, जिसका 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रों में 2 पिता के काम में सहयोग करते हैं। रामधनी का मुख्य पेशा खेती है, और दूसरे खेतों में मजदूरी करते हैं, और अपनी खेतों की मात्र 7 कट्ठा जमीन पर ही काम करते हैं। मुख्य क्षेत्र फसल मुख्य रूप से धान, गेहूं उपजाता है। कभी कभी पत्नी मालती देवी जो है वह पुत्र विजय और अजय में काम भी करती है, और वह भी करते हैं। फसल समय में 2 माह काम करके बैठ जाते हैं, क्योंकि बरसात के समय उनके पास कोई काम नहीं होता। फिर उनकी आवश्यकता कटनी में आती है, यानी कि बोल सकते परिवार पीछे पे बेरोजगारी का सामना भी करते हैं। बिना 2 पुत्र के भी यह परिवार उतना ही अनाज उत्पादन करती है जितना कि वह खुद अकेले करते हैं। अजय विजय काम के अभाव में परिवार का सहयोग करता है। दोनों भाई अशिक्षित हैं। एक बार दोनों भाई ने काम के लिए कलकत्ता चले गए और चमड़े के उद्योग में काम करना शुरू किए। पहले तो वे वहाँ मजदूरी करते थे, फिर भी यह औद्योगिक के कारण उनकी तकनीकी मशीन आ गई है, और वहाँ से उसे क्या किया गया है, निकाल दिया गया, क्योंकि वे मशीन के काम नहीं जानते थे। और जब नहीं जानते थे इसके फलस्वरूप वे बेकार हो गए। यहाँ दोनों भाई तकनीकी शिक्षा न होने के कारण बेकार आ गए, और वह घूम के यहीं पर आ गए, जिसके हम बेरोजगारी का तकनीकी कह सकते हैं। और दोनों भाई फिर से गाँव वापस आ गए। परिवार का बोझ प्रतिदिन बढ़ती गई, क्योंकि बहनों को शादियाँ भी करनी थी। और जब दोनों भाई सरकार द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मन बना लिया, दोनों भाई प्रखंड का कार्यालय गए, वहाँ प्रशिक्षण का बारे में जाना। तो उन्होंने साइकिल की मरम्मती का प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण के पश्चात दोनों ने बैंक से ऋण लिया, जो कि 10,000 लिए, और इनसे एक छोटी सी साइकिल का दुकान खोल दिया। और गाँव में साइकिल की मरम्मती का कोई दुकान ना होने के कारण यह धीरे धीरे बोल सकते हैं मेहनत से ये दुकान ने रंग लाई, और धीरे धीरे बैंक का कर्ज भी अदा हो गया। इस प्रकार यहाँ पर बच्चे दोनों भाई स्वरोजगार के माध्यम से
अपनी आय बढ़ाई और गरीबी दुष्चक्र से बाहर निकलकर एक सफल रोजगार युवक के रूप में अपनी पहचान बना लिया। अब गांव के सभी लोग अजय विजय की दुकान को जानते लगे हैं। देखिए, इसमें ये है, कहा गया है कि इसमें एक परिवार है जिसका नाम है मुख्य, उनका जो प्राइम मेंबर है वह है रामधनी सिंह। उनका 3 पुत्र हैं और शायद 2 पुत्रियां हैं, जिसमें कि 2 पुत्र मतलब बोल सकते हैं 15 से प्लस कर गए और बेरोजगार कैटेगरी में आ चुकी हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि आप एक पहले वो काम करते थे, मतलब खेत है उनका, मुख्य पेशा खेती है, और उनमें वो बोल सकते हैं काम करते थे अपने पिता के साथ, परंतु वहाँ पे वो नहीं भी रहेंगे तो वह उतना ही फसल को उत्पादन करेंगे जितना कि वह इन दोनों को रहने के बावजूद करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी भी देखी जा गई है, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में, वे काम की तलाश में कलकत्ता गए, परंतु कुछ दिन काम किए, परंतु तकनीकी आने के कारण उसे हटा दिया गया क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं थे, उसके अंदर तकनीकी नहीं थी, तो उसे हटा देने के कारण वो बेरोजगार हो गए। तो वहाँ पर हम टेक्निकल बोल सकते हैं, टेक्निकल बेरोजगारी यानी कि तकनीकी बेरोजगारी है। अब दोनों भाई गांव पास आ गए और बैठ गए। धीरे धीरे समय के साथ उनमें अंदर एक आ गई कि यार क्या कर रहे हैं, समय भी जा रही है, फिर सिस्टर की शादी भी करनी है। तो इस कारण से उसने प्रशिक्षण होने के मतलब मन बना लिया और प्रखंड द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण को में भाग लिए। उसने साइकिल मरम्मती के प्रशिक्षण में को सीखा और उसने एक ऋण के द्वारा एक दुकान खोली और गांव में कोई दुकान का नहीं रहने के कारण उनका दुकान अच्छी चली और उसने धीरे धीरे अपना जितने कर्ज थे वह वे तोड़ दिए और वह एक रोजगार युवक के रूप में उभर गए। ठीक है, और इस कहानी के माध्यम से आपने देखा कि 2 बेकार युवक ये विभिन्न प्रकार के बेरोजगारी को झेला, फिर सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम को से कैसे लाभान्वित हुए और इस प्रकार से वे रोजगार में जुड़ गए। ठीक है, अब आता है कि बेरोजगारी का जन्म यानी बेकारी का जन्म। आपने इस अध्याय में बेकारी क्या है तथा बेकारी की विभिन्न प्रकारों को जाना। अब हम आगे यह जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार वे कौन कौन सी कारण है जिसके कारण बेकारी जन्म लेती है ना। कोई वजह होगी, अपने आप तो नहीं होती होगी ना। तो बेकारी क्या है इनको विषय में जाना, परंतु बेकारी क्यों जन्म लेती है उसके विषय में अब हम जानेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की कुल जनसंख्या के लगभग 58% क्षेत्रों में क्या गांव में निवास करती है और जिसकी आजीविका मुख्य आधार कृषि ही है और जो मुख्यतः मौसम पर आधारित होते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी के विभिन्न रूपों को हम देखते हैं, साथ ही अन्य कारणों से बेकारी जन्म लेता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कि लगभग कितना 58% लोग गाँव में मतलब निवास करते हैं, जो कि खेती पर ही डिपेंड रहते हैं, खेती उनका मुख्य पेशा है। तो और इनके साथ साथ अन्य भी प्रकार की वजह है जो कि हम बेकारी को जन्म देती है। जैसे कृषि भी एक बेकारी का ही मतलब बोल सकते हैं कि साधन है। जैसे कि इतने बड़ी संख्या अगर कृषि में रहेगी तो वहाँ पर प्रचुर बेरोजगारी तो अवश्य देखी जाएगी। और इस उद्देश्य से अगर हम देखें तो अगर उतने भी लोग हैं परंतु उसे टेक्निक से किया जाए, तकनीकी के आधार पर कृषि किया जाए तो वह बेरोजगारी का कैटेगरी नहीं होगा क्योंकि उत्पादकता बहुत बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसे बेरोजगारी का झेलना नहीं पड़ेगा। परंतु पूरा जो है भारत का जो कृषि है वह मौसम पर डिपेंड है। अगर बरसात हुई तभी धान उपजेगी, अगर बरसात नहीं हुई तो धान का उम्मीद छोड़ दीजिए आप। तो वह मौसम पर आधारित नहीं होने के कारण, मौसम पर आधारित होने के कारण यहाँ पर जो कृषि व बेरोजगारी के नज़रिए से देखी जाती है। फिर है आगे दूसरा कारण है अत्यधिक जनसंख्या। अत्यधिक जनसंख्या, भारत का जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है, और अभी का जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। तो इतनी जनसंख्या अगर हम देखते हैं और आ जाएगी तो उतनी तो वहाँ पे जरूरत भी नहीं है। इतनी बड़ी संख्या अगर हम आज मतलब है लोग तो वहाँ पर बेरोजगारी ऑटोमेटिकली देखी जाएगी और विभिन्न प्रकार के मतलब जनसंख्या है वह विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी को जन्म देती हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण गाँव और शहरों में बेकारी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण संवाद में हम ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी कहते हैं। और विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी हम निम्न शब्दावलियों से व्यक्त करते हैं, जैसे मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। इन सभी बेरोजगारी को हम जनसंख्या का ही मुख्य कारण से ये बेरोजगारी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके अंदर लोग हैं उतना काम ही नहीं है तो आपके अंदर तो आप में बेरोजगारी होगी ही। और शिक्षा, जैसे कि यहाँ पे वर्तमान में लगभग भारत का 76.32% लोग साक्षर है, यानी कि अपनी
बस शिक्षित कैटेगरी में आते हैं, और 27.68 जो है वह नहीं शिक्षित नहीं, वह अनपढ़ है। तो वर्तमान भारतीय आबादी का आज भी लोग 23% क्या है, अशिक्षित है, जिसमें बिहार का सबसे नीचे पायदान है। ठीक है, यहाँ अशिक्षितों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, और अशिक्षा के कारण बेकारी का दर वृद्धि देखी जाती है। विशेषतः महिलाओं में शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं बेरोजगार की संख्या में अधिक है, और ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति को नियोजित रोजगार नहीं मिल जा पाती है, और वे अनियोजित रूप से कम मजदूरी पर काम करने में विवश होती है, और नियोजित रूप से पाए जाने वाले रोजगार को अनिश्चितता होती है, और वे किसी समय काम से निकाले जा सकते हैं। जैसे देखिए, आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो ये है शिक्षा वह रोजगार का बहुत बड़ा आधार होती है। आपके अंदर शिक्षा एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपको मॉडर्न बनाती है, तकनीकी से ये जोड़ती है। आपके अंदर अगर शिक्षा नहीं होगी तो आप पुराने ख्याल के अपने श्रम के आधार पर बहुत दिनों तक आप काम नहीं कर सकते हैं। इतनी चीज़ें बदल रही है समय के साथ। अगर यदि आप शिक्षित नहीं रहेंगे, शिक्षित ना रहने के कारण आपके अंदर बहुत तकनीकी डेवलप नहीं होगी, जिस कारण अभी आप मतलब उसमें AI की ज़माना है, और अगर यदि आप उनके जो नहीं जानेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे, तो आपको हटा ही दिया जाएगा। और जिसमें कि महिलाएं विशेष रूप से आती है, और जिसमें ग्रामीण महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा उनमें जो देखी जाती है। कृषि का पिछड़ापन, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तीसरा कारण है कृषि का पिछड़ापन, और कृषि के पिछड़ापन में भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण बावजूद यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई है, जिसका मुख्य कारण कृषि मानसून पर आधारित होना है। प्रतिवर्ष बिल्कुल ही परिवर्तित होती है, और यहीं कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। बिहार एक ज्वलंत उदाहरण है। उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखा का स्थिति सामना करना पड़ता है। इस वर्ष कोसी का बाढ़ मतलब काफ़ी अधिक थी, जैसे कि आप देखते ही होंगे, और उत्तरी बिहार की बागमती, अधवारा की नदियाँ वर्षा भीषण बाढ़ का प्रकोप कृषि पर प्रभाव डालती रहती है। इन कारणों से बिहार के कृषि क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त खेतों की सिंचाई के लिए कृत्रिम साधन जैसे कि नहर, तालाब इत्यादि का विद्यमान, जो कि कृषि विकास का धीमा करते हैं। सिंचाई की आधुनिक तकनीक का उपयोग एवं उसका विकास नहीं हो पाया है, और कृषि में अभी पुराने यंत्रों और मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण भारतीय कृषि व्यापार से बेकारी पनपती है। जैसे देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी यहाँ की जो कृषि है वो बड़ा ही पिछड़ापन है। जैसे कि कैसे, तो आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, और यहाँ की जो पूरी जो कृषि है वह मानसून पर डिपेंड है। अगर बरसात होगी या फिर उस तरह का इन्वायरमेंट होगी तभी वह फसल उपजेगी। वो अपनी कृत्रिम इन्वायरमेंट को क्रिएट करके वो उसे आप नहीं उपजा सकते हैं। जैसे कि आलू ही है या फिर गेहूँ ही है, तो गेहूँ को आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप सिंचाई कर लें, उस तरह के इन्वायरमेंट डेवलप कर लें खेतों के आसपास जिससे कि आप उसको उपजा सके। जैसे कि खेत धान ही को हम मानते हैं, धान में बहुत अधिक क्या होती है, बोल सकते हैं कि धान में बहुत अधिक जल की ज़रूरत होती है, और अगर बरसात नहीं होगी तो आप धान नहीं उपजा सकते हैं, क्योंकि आप में आपकी जगह वहाँ सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा है यहाँ पे जो बिहार वगैरह है उनमें बाढ़ की स्थिति बहुत अधिक रहती है। उत्तरी बिहार में बाढ़ बहुत आती है रहती है, कोसी जिसे हम भारत का शौक भी कहते हैं, और वही उत्तरी बिहार में बाढ़ आ रही है और दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है यहाँ की कृषि। और तीसरा है कि मान लिया जाए खेती की सिंचाई का जो तकनीक है वह पुरानी है। मान लिया तालाब से कर रहे हैं, नहर से कर रहे हैं। अभी का जो मतलब बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कृषि में कर ही नहीं रहे। अभी भी बैलों से जोता जाता है खेत, तो वो मतलब क्या है, वो आप पुराने चीज़ों को भूलिए, आप अपनी नई टेक्निक को जोड़िए। जैसे कि कम से कम समय में चीज़ों को अधिक से अधिक एक्सपेंडिचर किया जा सके, उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो ये होती है कृषि बेरोजगारी, कृषि में पिछड़ापन। कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ, जैसे कि भारत जनसंख्या का आधे से ज़्यादा अभी भी कृषि पर निर्भर है, जिसके कारण भारतीय जनसंख्या जीविकोपार्जन कृषि खेती पर लोगों का अत्यधिक बोझ के कारण अन्य व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, सेवा में अन्य क्षेत्रों की जनसंख्या बोझ काफ़ी कम गई, जिसके कारण वहाँ पर कृषि में छिपी बेरोजगारी देखी जाती है। जैसे देखती है अभी का जो भारत है
वहाँ पे अधिक से अधिक लोग कृषि में लगे हैं, परंतु अभी का जनरेशन कुछ घाटी है और उनमें जो है वो अधिक से अधिक लोग कृषि में रहने के कारण वहाँ पे छिपी हुई रोजगारी देखी जाती है। मान लीजिए 5 लोग की जरूरत है, वहाँ पर 10 लोग खट रहे हैं, तो 5 लोग वहाँ पर अदृश्य रूप से खट तो रहे हैं कि अरे लगे हुए हैं काम, लेकिन वहाँ पे उनके जो उत्पादकता है, जो सीमांत उत्पादकता है, वह जीरो है। उनमें जो हेल्प करने की क्षमता थी, जो उनसे उत्पादन जो हुआ, उनका उत्पादक में कोई काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि काम तो किया है, परंतु जितने 5 लोग ही करते थे, 5 लोग ही कर लेते, उतना 10 लोग किए, तो 5 लोग जो उसमें खटे हैं वो तो फाजिल में खट गए हैं। तो इसलिए वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी यहाँ पर देखी जाती है अधिक जनसंख्या के कारण। फिर है औद्योगिकीकरण का अभाव। जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण उद्योग में विस्तार अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके कारण उद्योग का व्यापक विस्तार नहीं हो पाया है। दूसरी ओर ऊर्जा और संसाधन की कमी है, विकास की गति में धीमा बनाए हुए हैं और शिक्षित और प्रशिक्षित आबादी उद्योग के क्षेत्र में रोजगार चाहती है, जहाँ रोजगार की कमी है। दूसरी ओर मशीनीकृत उद्योगों की छटनी मशीनीकृत उद्योगों की छटनी और उद्योग के क्षेत्र में बेरोजगारी को जन्म देती है। ठीक है। बिहार क्षेत्र में विगत दशकों में जिस किसी भी उद्योग का विकास हुआ है, अब वह विभाजित बिहार में झारखंड के राज्यों में चला गया है और 15 नवंबर से पहले वो वाहिद बिहार में झारखंड में गठन राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में कमी आई, क्योंकि सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर, बोकारो, रांची, धनबाद आदि झारखंड में राज्य में चले गए हैं, जहाँ की कृषि आधारित उद्योग का विकास अभी तक नहीं हो पाया है, जिस कारण से शेष बिहार में कृषि आधारित उद्योग की कमी और बेकारी को बनाए हुए हैं। जैसे देखिए भारत में तो मुख्य रूप से कृषि की जाती है, परंतु औद्योगिकी का भी अभाव है यहाँ पे। जैसे कि वहाँ पर मशीनरी चीज़ों को बहुत कम नज़रिए से देखी जाती है और ख़ास करके बिहार जो था वो 2000 से पहले, जैसे झारखंड का विभाजन के पहले यहाँ पर बहुत सारे उद्योग थे, परंतु विभाजन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी उद्योग था वह कहाँ चला गया, झारखंड चला गया। इस कारण अभी वो डेवलप नहीं हो पाई है बिहार में, और जिसके कारण वहाँ पे जो चीज़ें, मान लिया जाए हम उद्योग की ही बात करें, कृषि की बात, तो वहाँ पे हम बोल सकते नगद फसल को उपजा तो रहे हैं। मान लिया जाए जूट की बात किया जाए तो हम पटसन को उगा तो रहे हैं, परंतु हम उसे खुद ना बना के हम दूसरे जगह बेच रहे हैं। अगर यदि वहाँ पर उद्योग होती तो पटसन को उत्पादन करके हम ये अपने ही फैक्ट्री में काम करते, और अपने ही फैक्ट्री करने के कारण यहाँ की जो लोग हैं उन्हें रोज़गार भी मिलती और चीज़ें आपको कम दामों में कम समय में चीज़ें बन जाती, और जिसके कारण यहाँ पर कम क्या होती, कम समय में कम चीज़ों में कम मूल्य में यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हो जाती और रोज़गार भी होती, परंतु उद्योग ना रहने के कारण इसे हम दूसरी जगह भेज देते हैं। तीसरा है कि अन्य कारण ये है कि यहाँ पर जितने भी क्षेत्र थे बोल सकते संसाधन के, वह नहीं अब रहे, वह विभाजित हो गए, चल गए झारखंड में, और यहाँ पर अभी कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे हो जाएगी। अब है पूंजी का अभाव। छठा कारण है पूंजी का अभाव। भारत में प्रति व्यक्ति निम्न स्तर के कारण पूंजी का निर्माण दर भी काफ़ी कम है, जिसके कारण कृषि तथा अन्य उद्योग वांछित पूंजी का निवेश नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण प्रत्येक स्तर पर बेकारी और देश के राज्य में फैल रही है। और जैसे कि मान अब छठा जो था पूंजी का अभाव, जिसके पैसा नहीं है तो आप ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाए ना कामों में, है ना। आपके अंदर पैसे नहीं है तो आप जितने हैं उसी में सिमट के रह जाएंगे। तो पैसा रहेगी, पूंजी रहेगी, तो आप नए नए सोच तो आपके पास है, परंतु आपके पास पूंजी तो भी होनी चाहिए। तो यह भी एक बेरोजगारी का कारण है। अब है प्रशिक्षित या फिर श्रम शक्ति का अभाव। सातवां कारण, तो अशिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में भारतीय मजदूर आधुनिक मशीनों से रूबरू नहीं हो पाते। फलस्वरूप तकनीकी के आधारित रोजगार जैसे कंप्यूटर कार्य है, प्रबंध कार्य है, भारी मशीन आधारित कार्यों को वह भागीदारी नहीं दे पाते हैं। जिससे इसका आधार ये है कि अभी का लोग प्रशिक्षित नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड कोई वर्क है तो वो नहीं जानते हैं कंप्यूटर चलती कैसे है, कंप्यूटर से कार्य कैसे किया जाता है। इस कारण उसे क्या कहेंगे, हटा ही देंगे ना। तो इसलिए वहाँ पर प्रशिक्षित क्या कहेंगे, बेरोजगारी देखी जाती है। अब आती है, इतने सारे कारण तो हम देख लिए कि कैसे जन्म लेती है, परंतु अब इसको समाप्त करने या रोजगार बढ़ाने का उपाय भी तो होगी, उसको हम आप देखेंगे। तो इसका 2 उपाय है। पहला है कि सरकारी उपाय
और दूसरा है कि गैर सरकारी उपाय। ठीक है, तो सरकारी उपाय में बेकारी के पहला है सरकारी उपाय, और सरकारी उपाय में हम देखते हैं कि बेकारी की समस्या प्रति सरकार प्रारंभ से सक्रिय रहा है और चतुर्थी वर्ष योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज और निश्चित रोजगार योजना इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण योजना चलाए गए थे। पुनः छठी वर्ष में इसके अंतर्गत निर्धनता और रोजगार संबंधी विभिन्न कार्यक्रम को मिलाकर कई कार्य चलाए गए थे, जिनमें कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम है, जवाहर रोजगार योजना है, जैसे कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई थी। और जितने भी हम नाम लिए हैं वो उनका शॉर्ट फॉर्म और वह कब लागू किया गया था उसे आप गूगल से थोड़ी सी देख लें। जैसे कि है पहला न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पहला। दूसरा है क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, तीसरा है काम के बदले अनाज, चौथा है निश्चित रोजगार योजना, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, ये 4 गो। फिर है छठी पंचवर्षीय योजना में फिर हम 3 गो लागू हुआ था। पहला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार एक कार्यक्रम, फिर है जवाहर रोजगार कार्यक्रम। इन सबों को कब लागू किया गया था और उनका इंग्लिश में क्या है और उनका शॉर्ट फॉर्म को आप जरूर याद कर लें। ठीक है, और इस कार्यक्रम के चलाए जाने के सीधा सीधा प्रभाव बेकारी बेरोजगारी कम करने पर पड़ा है, जिसका फलस्वरूप देश की निर्धनता की मात्रा घटी और रोजगार में नए नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। अब हम वर्तमान में भारत में सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के बेकारी खत्म करने के हेतु चल रहे कार्यक्रम को हम नीचे बिंदुसार देखेंगे। जैसे कि देखिए, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, जिसे हम ट्राइसेम भी कहते हैं, और दूसरा है ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, जिसे हम DWCRA 1982 है। फिर है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो कि JGSY है। इन तीनों को हम क्या किए थे, 2006 में जोड़ के अपने ही एक ही अंतर्गत बना दिए थे। इन तीनों योजना को एक साथ जोड़ के उसका नाम हम संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी 2006 में रख दिए थे। 2006 में तीनों को मिलाकर एक संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम देकर हम क्या किए थे इसी नाम से हम चीज़ों को बढ़ाए थे, काम को बढ़ाए थे। फिर है समन्वित विकास कार्यक्रम। अब कुछ और भी योजना है, उनका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, आपको ये ढूंढना है कि ये कब लागू किया गया था। जैसे कि समन्वित विकास कार्यक्रम, जो कि IRDP कहलाती है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो कि NREP है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार, फिर है जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना। इन सबों को आप क्या करेंगे कि इसकी कब ये लागू किया गया था और किन उद्देश्यों से किया गया था, उनको आप थोड़ी सी क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे गूगल से और उसे जान लेंगे। ठीक है, अब आता है नरेगा के बारे में। नरेगा जैसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म बोले तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि 2006 में किया गया था, चालू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ जो किया गया था नरेगा का, उसे हम 2 फरवरी 2006 में प्रधानमंत्री द्वारा भारत के 27 राज्यों के 200 जिलों में और 80,000 गाँव में ग्राम पंचायत में लागू किया गया था, जिसमें बिहार के कुल 38 जिलों में से 23 जिलों में लागू किया गया था। वर्तमान में यह योजना नाम में परिवर्तित करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना करके 15 अगस्त 2006 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। देखिए, नरेगा का जो शुरुआत किया गया था वह 2 फरवरी 2006 में तो किया गया था, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं 27 राज्यों में किया गया था, 2,000 जिलों में किया गया था और 80,000 पंचायत में किया गया था। परंतु इसको फिर से इनका नाम परिवर्तन कर दिया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, और इसे 15 अगस्त 2006 में इसे संपूर्ण देशों में लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत कुछ बातें आती है जो कि कैसे करना है, इनके अंतर्गत काम करती है नरेगा, उसको हम देखेंगे। जैसे कि इसका पहला है, प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में लगभग 100 दिन उसको रोजगार को दिए ही जाएगी। अगर इसकी योजना के अंतर्गत एक वर्ष में लगभग 100 दिन उनको काम मिलना ही मिलना है। ठीक है,
न्यूनतम मजदूरी है प्रति व्यक्ति वह 60 रुपया रखी गई है। 15 दिनों तक रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान। 15 रोजगार लगातार 15 दिन तक रोजगार नहीं मिल रहा है तो वह बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। अगर यदि रोजगार में 33% महिलाएं का भागीदारी होनी चाहिए, जिसमें कि अगर यदि 100 लोग हैं तो उसमें से 33 लोग जो होगी वह क्या होगी, उसमें से 33 लोग जो होनी चाहिए वह महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है। कार्य के दौरान श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसे 25,000 की क्या दी जाएगी, उसे क्षतिपूर्ण के रूप में पोशाक दी जाएगी। ये है। फिर ये सभी योजना थी और ये सरकारी प्रयास थे जिसके अंतर्गत हम बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम कर रहे थे और सरकार द्वारा उनका एफर्ट थी कि इसे बेरोजगारी को कम किया जाए। परंतु सिर्फ सरकारी योजना के अंतर्गत ही हम पूर्ण रूप से बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कुछ अपनी भी एफर्ट्स होनी चाहिए। ठीक है। तो कुछ अपनी भी दायित्व होना चाहिए कि हमें बेरोजगार नहीं रहनी है। उनके अंतर्गत भी कुछ तरह उपाय दिए गए, गैर सरकारी उपाय जिसे हम कहते हैं। ठीक है। भारत में बेकारी का स्वरूप कारणों से देखते हुए इसका निराकरण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसे दूर करने के लिए सामूहिक स्तर पर समूह बनाकर स्वरोजगार का अवसर उत्पन्न करना तक गई गैर सरकारी संगठनों द्वारा इसे हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि स्वयं सहायता समूह है, इन सभी गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। नंबर है पहला कॉम है कुटीर उद्योग का विस्तार। कुटीर उद्योग का उद्योग छोटे छोटे उद्योगों जिनमें कि मशीन का कम प्रयोग हो और कम पूंजी पर चलाए जाते हैं उस उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कि देखिए छोटे छोटे उद्योग जिनमें कि मशीन का कम प्रयोग हो, जैसे कि कोई चीज़ किसी चीज़ को बुनना है, किसी चीज़ को बनाना है तो उनमें मशीन का कम प्रयोग होती है। और इनमें व्यक्ति जो होता है वह कृषि क्षेत्र के कार्यों को छोड़कर अपने स्वरोजगार को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि चालू कर सकते हैं। और अदृश्य बेरोजगारी जो देखे जाते थे उसको खत्म कर दी जा परिवार के सभी लोगों के लिए काम उपलब्ध कराकर बेरोजगारी कम की जा सकती है कुटीर उद्योगों का से। अब आता है स्वरोजगार। भारत में व्यापक रूप से फैली बेकारी को दूर करने के लिए सबसे प्रभावकारी उपाय स्वरोजगार निर्माण है, जिसमें कि अपने संसाधन को जुड़ाकर रोजगार को सृजन करना ही स्वरोजगार कहलाती है। और सरकारी स्तर पर अनेक योजनाओं द्वारा पूंजी और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इन कारणों से बेरोजगारी का शहरी तेजी से कमी की जा सकती है। विशेषतः शिक्षित बेरोजगारी संख्या में कमी करने हेतु स्वरोजगार काफ़ी कारगर हुए हैं। जैसे कि स्वरोजगार है अपने संसाधन को उपयोग करके सरकार द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनमें जुड़ के अपनी चीज़ों को कुछ चीज़ें सीख लें और उनसे एक रोजगार शुरू कर लें, जिसे हम स्वरोजगार योजना कहते हैं। ठीक है। इस तरह से गैर सरकारी प्रयास थी। अब आता है बेकारी का प्रभाव यानी बेरोजगारी का प्रभाव क्या पड़ती है। नंबर 1 है इससे सामाजिक प्रभाव पड़ती है इससे और आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं। सामाजिक प्रभाव क्या होती है, बेकारी का सीधा असर व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पड़ता है। नंबर 1 है सामाजिक में जनशक्ति संसाधन का बर्बादी। जैसे बेरोजगारी के कारण मानव शक्ति का दुरुपयोग होता है। जैसे कृषि क्षेत्र में एक परिवार का 4 लोग खेत में काम कर रहे होते हैं, परंतु उन्हें परिवार के अन्य सदस्य काम करने के लायक हो जाते हैं तो वे उसी खेत में अपना सहयोग देना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सीमांत उत्पादकता जो होता है वृद्धि नहीं हो पाती। किंतु देखने में यह लगता है कि परिवार के सभी व्यक्ति खेती में लगे हुए हैं। यह एक जन श्रम शक्ति की बर्बादी को दर्शाता है। पहला है सामाजिक प्रभाव, जो कि हम जनशक्ति का क्या कहेंगे, संसाधन का बर्बादी ही कहेंगे। मान लिया जाए 5 लोग थे, है ना, और उनमें से 3 लोग द्वारा काम कर रहे थे लोग और 2 लोग जैसे आ गए तो उनकी आवश्यकता नहीं है लोग काम करने के यहाँ खेतों में, परंतु वो अभी लगे हुए हैं उनमें, जिसके कारण लगता है कि अरे काम तो कर ही रहा है ये, काम तो हो ही रहे, हम लोग तो घट ही रहे हैं, परंतु वहाँ पर सीमांत जो उत्पादकता होती है वह 0 हो जाती है। तो जिसके कारण वहाँ पर क्या होती है, श्रम शक्ति का जो होता है वह दुरुपयोग होती है। ठीक है। हीन का भावना जन्म देना। जैसे कि बेरोजगार व्यक्ति रोजगार में लगे रहने वाले लोगों की तुलना में अपने आप को हीन के नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। इसके फलस्वरूप उनका मनोवैज्ञानिक जो होता है स्तर वो गिरता जाता है और वे अपने समाज में एक बोझ के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रभाव अन्य सभी बेरोजगारों पर भी पड़ने लगती है। जैसे कि देखिए
आप काम कर रहे हैं तो आपका एक माइंडसेट अलग होगी, आपका एक सोचने का नज़रिया अलग होगा, आपके अंदर ये एक मतलब सोच होती है अपने आप में, एक संकल्प, अरे नहीं कुछ है तो हम कमा रहे हैं। परंतु जो नहीं कमाते हैं उनका जो माइंड होती है उसकी सोचने की क्षमता वो गिर जाती है और उनकी ताने मिलती है घरों से, विभिन्न प्रकार के समाज से उनको बोला जाता है कि अरे कुछ नहीं कर पाता है, कमाता नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें होती है। तो उनके जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मन का जो उसकी सोचने की क्षमता है वो गिरती जाती है और जब वह गिर जाती है तो इसके कारण अन्य भी लोग जितने हैं, अन्य लोग जो हैं बेरोजगार, उन पर भी पड़ता है। फिर है समाज में कुरीतियाँ का बढ़ना और बेरोजगार के कारण जो होता है वो चोरी डकैती, छीन झपटी, ठगी, दहेज प्रथा, गलत प्रथा का जन्म देती है, जिसके कारण इसका प्रमुख प्रभाव समाज पर पड़ता है। अगर बेरोजगार रहेंगे तो लोग यही सभी करवे करेंगे। फिर है पलायन का प्रवृत्ति का जन्म होना। जैसे पलायन बोल सकते हैं कि हम काम के उद्देश्यों से दूसरे जगह गए, ठीक है, और इस उद्देश्य से गए कि वहाँ पर काम मिलेगा, और जाने के दरमियान में कितनी चीज़ों से हम दूर हुए, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने समाज से, अपने विभिन्न प्रकार की चीज़ों से दूर हुए और वहाँ पे लोगों के द्वारा गए और वहाँ पर भी हमें इज्जत नहीं दी जाती है। मान लिया बिहार की मजदूर है, वह दूसरे राज्यों में जाती है अपने घर द्वार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, परंतु वहाँ भी उनकी कोई रोज़गार की गारंटी नहीं रहती है। उसे उनके साथ हीनता के नज़रिए से देखी जाती है, उसे ट्रोल किया जाता है, पीटा जाता है। तो इन सब से पलायन प्रवृत्ति का जन्म होता है। फिर है आर्थिक परिवार। तो पहला था सामाजिक प्रभाव, अब दूसरा है आर्थिक प्रभाव। दूसरा प्रभाव में सबसे ए में है प्रति व्यक्ति आय कमी। बेकारी की व्यवस्था रहेगी तो प्रति व्यक्ति आय ऑटोमेटिकली घट जाएगी। दूसरा है निम्न जीवन स्तर। अगर यदि आपके पास रोजगार नहीं रहेगा, आपके पास आमदनी कम हो जाएगी तो आपका जो मतलब खाने पीने का, पहनने का जो है वो कम हो जाएगी। अच्छी चीज़ें आप खाएंगे नहीं, अच्छे कपड़े पहनेंगे नहीं, तो जीवन स्तर जो होगा वह निम्न हो जाएगी, ठीक है। फिर है आर्थिक मंदी का खतरा। और किसी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विकास पर बेकारी का अहितकार प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी वृद्धि में मंदी को ग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है और यह संसाधन का बर्बादी भी करता है, जिसमें अन्य परिस्थितियों की उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। यदि लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाए तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था पर बोझ बनकर ये रह जाएंगे। देश की अर्थनीति को यह सुदायित्व होता है कि यह बेरोजगारी के बोझ को कम करे ताकि अर्थव्यवस्था स्वस्थ हो सके। जैसे मान लिया जाए आपके ही घरों में है, आपके घरों में सपोज 5 लोग हैं, उनमें से 2 लोग कमाते हैं और 3 लोग बैठ के खाते हैं, तो उनसे क्या होगी कि आपकी जो आर्थिक जो चीज़ें होगी वह मंदी हो आ जाएगी। मान लिया जाए कि 1 लोग कमा रहे हैं, 4 लोग बैठ के खा रहे हैं, तो आप कब तक उस तरह झेल पाएंगे। आपकी जो मतलब बोल सकते हैं डेवलपिंग जो मतलब जो ग्राफ होगी वो घट जाएगी। वो चीज़ें आप उतने नहीं मतलब विकसित कर पाएंगे, आपकी खाने में ही सारी खर्चा चल जाएगी वो, और धीरे धीरे आप जब सपोज कीजिए कि 1 लोग भी नहीं एक आध दिन कमा पाए तो आप में एक आर्थिक मंदी आ जाएगी, आपसे खाने के लिए भी पैसे नहीं जुड़ने लगेंगे। तो वहाँ पे आपका जो विकास का जो ग्राफ है, विकास का जो स्तर है वो घट जाएगी, जिसके कारण आर्थिक मंदी आ जाएगी। और जब लोग अधिक हो और काम नहीं कर पा रहे हैं और वह अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है तो वह एक आर्थिक बोझ बन जाती है समाज पे, ठीक है, और परिवार पे। ये चीज़ें आप परिवार के नज़रिए से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। संसाधनों को उचित उपयोग न, कम पूंजी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था में संपूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे अयस्क तो हैं, संसाधन है, परंतु आपके पास पैसे नहीं है, फैक्ट्रियाँ लगा नहीं सकते, उतने पैसे है नहीं, तो जितना आप उतना विकसित नहीं कर पाएंगे जितना कि आप इन संसाधनों को उपयोग से आप करते। इसलिए आप अगर यदि बेरोजगार रहेंगे तो आपको संसाधन का समुचित उपयोग भी आप नहीं कर सकते हैं। यहीं से ये चैप्टर समाप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इनका फिर लॉन्ग भी को देखेंगे और शॉर्ट भी देखेंगे, और जितने होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर अभ्यास में हम आते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। देश का प्रमुख आर्थिक समस्या जो है वह गरीबी और बेकारी है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है। फिर है सरकारी वह स्थिति है
जब हमें नहीं, बेकारी वह स्थिति है जब हमें इच्छा और योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता है। फिर है बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब कितनी है? तो लगभग अभी कुछ घट गई है, जो कि करंट में नहीं, ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो आप इसे सर्च करके देख लें। ठीक है, अब आ जाइए, बिहार की मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो वह अदृश्य बेरोजगारी है। बिहार की ग्रामीण में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है। ये ऑब्जेक्टिव था। फिर है दूसरा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। बेकारी वह स्थिति है जब काम चाहने वाले तथा योग्य व्यक्ति को रोजगार प्राप्त क्या हो, डैश हो, तो नहीं हो या फिर प्राप्त नहीं हो। फिर है गरीबी तथा डैश भारत की प्रमुख समस्या है। तो गरीबी है प्लस बेरोजगारी भी है, तो इन दोनों भारत का प्रमुख क्या है, समस्या है। ऐच्छिक बेकारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है परंतु डैश में चाहता नहीं मिलता है, काम नहीं चाहता है। ऐच्छिक बेकारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं चाहता है। देखिए चौथा, छिपी बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो होता है वह कितना, 0 हो जाती है ना। 5 लोग हैं, उनमें से 3 लोग और आ जाएंगे, लेकिन 5 लोग जितना काम करते हैं, जितने उत्पादकता होती है, वह 3 लोग आने से उनमें कोई प्रभाव नहीं हो पा रही है, कोई उस पर इफेक्ट नहीं डाल रही है, बस समय बच रही है, श्रम शक्ति कम लग रही है, परंतु उत्पादकता में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो उसमें 3 लोग द्वारा जो काम किया गया था उनकी उत्पादकता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जिसे हम सीमांत उत्पादकता कहते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण जो है वह क्या है? तो वहाँ की शिक्षित बेरोजगारी जो है, वहाँ पर दोषपूर्ण जो है वह शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, जो उनको चाहिए वो उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर जो है वो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, फिर है छठा में, बिहार में छिपी हुई एवं डैश बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई के साथ साथ मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है। फिर है बिहार में बेरोजगारी का एक कारण डैश का शिक्षा का अभाव है। तो पेशेवर शिक्षा का अभाव है, जैसे कि इनका मान लिया जाए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आपको मतलब कुछ कर, मान लिया जाए आपका क्षेत्र कृषि में है परंतु आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है, आपका रुचि काम करने में कृषि में है परंतु आपको इतिहास पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पर पेशेवर शिक्षा का क्या होती है, अभाव होती है। ठीक है, फिर है तीसरा, सही कथन को टिक करें और गलत को क्रॉस करें। ठीक है, भारत में बेकारी गंभीर रूप का धारण कर रही है। ये क्या है, ये सही बात है, गंभीर रूप का धारण कर रही है। दूसरा है, बेकारी वह स्थिति है जब व्यक्ति को इच्छा और योग्यता रहते हुए रोजगार प्राप्त नहीं होती। ये भी सही बात है। भारत में शिक्षित लोगों में बेकारी नहीं है, ये गलत बात है, शिक्षित लोगों में बेकारी है। भारत में रोजगार में लगे व्यक्ति के न्यून रोजगार का शिकार है, तो ये भी गलत बात है। भारत में पिछले वर्षों में रोजगार का अस्थायीकरण हुआ है। पिछले वर्षों में रोजगार का अस्थायीकरण हुआ है, ये भारत में पिछले वर्षों में रोजगार का अस्थायीकरण हुआ है, यानी कि अस्थायीकरण देख लेते हैं कितना का है, 5 का। सही बात है। मान लिया जाए पिछले वर्षों में अस्थायीकरण का कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए मजदूर है तो वो उसका कोई गारंटी नहीं कि उसे कब निकाल दें, तो अस्थायीकरण ही हुआ है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने में अदृश्य बेकारी देखी जाती है। जी हाँ, भारत में शिक्षित लोगों में बढ़ती बेकारी चिंता का विषय नहीं है, गलत बात है, चिंता का विषय है। बेकारी दूर करने की दिशा में पंचवर्षीय योजना का आंशिक रूप से सफल हुई है। जी हाँ, सफल हुई है। सफल बेकारी को दूर 8 का, सही बात है। बिहार में लोग छुपी बेरोजगारी को न्यून रोजगार का शिकार है। हाँ, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेकारी वर्तमान है। यस, बिहार के बेकारी समस्या को लगातार घट रही है, गलत, सही है, घट तो रही है। फिर है अब आ जाओ लघुत्तरीय में, मेन तो यहाँ पर चीजें, यहाँ से इसको देखनी है। आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन है आपसे। अब बताइए, इतनी बात आपसे डिस्कस किए हैं हम,
तो आपसे हम क्वेश्चन भी तो कर ही सकते हैं, फिर आपको जवाब हम देंगे, ऐसी बात नहीं है, परंतु आपसे हम पूछते हैं आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं। तो बेरोजगारी उसे कहते हैं, बेरोजगारी क्या है, जब लोग चाहते हुए भी, इच्छा होते हुए, योग्यता होते हुए भी